बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन, जैसे कि रौरमन ले हमेशा नवा नवा और बेस जानकारी लेके आई, आज भी रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आई। मगर किसान भाई बहन मन जानकारी लेवे कर आगे चलू, हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी मिशन द्वारा राज्य में चलाई जा रही है संरक्षित खेती योजना। ठंड में पशुओं को बचाएं अतः एवं बाह्य परिजीवियों से ओपन मिल समरसेबल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। किसान भाइयों, आजकल संरक्षित खेती द्वारा कई प्रकार की फसलें समय से पहले या विपरीत मौसम में उपजाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा रहा है। यदि आप भी संरक्षित खेती कर लाभान्वित होना चाहते हैं तो इसके लिए संरक्षित खेती योजना का सहयोग ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रीन हाउस, नेट शेड हाउस या फूल और सब्जी लगाने के लिए पौधरोपण सामग्री इत्यादि के लिए बागवानी मिशन अनुदान देती है। झारखंड राज्य बागवानी मिशन राज्य में बागवानी से जुड़े किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाती हैं, जिनमें से एक है संरक्षित खेती योजना। इस योजना के अंतर्गत संरक्षित खेती में इस्तेमाल होने वाले ग्रीन हाउस, नेट शेड हाउस एवं फूलों और सब्जियों के लिए पौधरोपण सामग्री के लिए योग्य किसानों को लागत की अधिकतम 50% राशि अनुदान देने का प्रावधान है। ठंड के मौसम में पशुओं में परिजीवियों के संक्रमण की संभावना होती है। अंतः परिजीवियों में कृमि और बाह्य परिजीवियों में अढ़ई, चमोकन इत्यादि का प्रकोप पशुओं में देखने को मिलता है। इन परिजीवियों का समय रहते समाधान नहीं करने से रोग बढ़ने या दूसरे रोगों के लगने की भी संभावना रहती है। इसलिए इन परिजीवियों का तुरंत समाधान करना चाहिए। पशु विशेषज्ञों की सलाह है कि अंतः परिजीवियों के लिए अल्बेंडाजोल दवा और बाह्य परिजीवियों के लिए आइवरमेक्टिन नामक दवा पशुओं को पशु विशेषज्ञ की सलाह से देना चाहिए। स्वीट कॉर्न आजकल हमारे झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय स्वीट कॉर्न लगाने के इच्छुक हैं, वे स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया बेहतर माने जाते हैं। स्वीट कॉर्न ये प्रभेद कम समय में अच्छी उपज देने के लिए प्रचलित हैं। सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 10 से 12 किलोग्राम की दर से बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। स्वीट कॉर्न के ये प्रभेद 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाते हैं तथा 200 से 250 क्विंटल तक स्वीट कॉर्न की उपज पाई जा सकती है। ठंड के मौसम में पशुपालकों को अपने पाले हुए गाय, भैंस और बकरियों जैसे मवेशियों के आवास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे आवास गीला ना हो, ज़्यादा हवा आवास में नहीं आए, इसके लिए आवास के खिड़की दरवाजों को टाट या बोरे से ढकना चाहिए। साथ ही पशुओं को दिन में धूप में रखना चाहिए। ज़्यादा ठंड की अवस्था में छौनों के लिए फर्श पर पुआल इत्यादि के बिछावन की व्यवस्था करना अच्छा होता है और आवास में हीटर या अलाव इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि पशु ठंड से बच सकें। इस प्रकार आवास का प्रबंधन कर पशुओं को ठंड और उससे होने वाले बीमारियों से बचा सकते हैं। खेती बाड़ी में सिंचाई कार्य को आसान बनाता है ओपन मिल समरसेबल पंप।
यह पंप गहरे कुओं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है। गहरे कुओं, दूर स्थित तालाब, नहर या अन्य जल स्रोतों से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाता है यह ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप सिंचाई कार्य में लगने वाले मेहनत और मजदूरी की बचत के साथ समय की भी बचत करता है। कम जल उपलब्धता वाली जगहों में इसकी उपयोगिता बहुत है। यह उपकरण बाजार में उपलब्ध है। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। दर्शकों, आज की मंडी भाव की जानकारी देने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति, जहां से मैं आपको देंगे मंडी भाव की जानकारी। दर्शकों, सबसे पहले हम लेंगे चावल को, परमल, जिसका प्रति क्विंटल दर है 3700 रुपये। फिर हम आते हैं दाल की तरफ, जिसमें हम लेंगे उड़द दाल को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 11500 रुपये। फिर हम आते हैं आटा की तरफ, आटा का प्रति क्विंटल दर है 3200 रुपये। दर्शकों, फिर हम लेंगे प्याज, जिसका प्रति क्विंटल दर है 2200 रुपये। और आखिरी में हम लेंगे टमाटर, जिसका प्रति क्विंटल दर है 1200 रुपये। तो दर्शकों, आज के मंडी भाव में बस इतना ही। आइए आपको वापस ले चलते हैं स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा थी। अरे कहाँ चल दिए? और कहाँ, डीजल लाएंगे तो पंप चलेगा, और पंप चलेगा तभी तो सिंचाई होगा। बिजली से पंप चलता था तो परेशान, डीजल से पंप चले तो परेशान। सिंचाई तो करना होगा ना, नहीं तो फसल कैसे होगा। का भैया डीजल लाने जा रहे हो? देख नहीं रहे हो? गुस्सा कह रहे हो भैया? अरे गुस्साएंगे नहीं, डीजल में इतना खर्च है, हम बहुत परेशान हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? धूप सेक रहे हैं। ये धूप बड़ा काम का है भैया। महेश भैया बिना डीजल का पंप चला रहे हैं। बिना डीजल का पंप माने पेट्रोल से? ना, धूप से। धूप से? अच्छा। बेटा कपड़ा पसार रही है? हाँ, ये धूप निकला है ना तो सोचे पसार दे। पापा कहाँ है? वो अंदर है, जाइए ना। अरे भैया। अरे आओ आओ मुन्ना आओ। कैसे आना हुआ? अरे वो राजू कह रहा था कि तुम धूप से चला रहे हो पंप, कोई जादू है का? अरे जादू वादू नहीं है, ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना है। ये क्या है? अरे इस योजना में किसानों को सोलर सिस्टम लगाया जाता है ना, जिससे पंप चलता है। इसी को कहते हैं सोलर पंप। सोलर पंप माने धूप से चलने वाला? हाँ, धूप से चलने वाला है। चलो दिखलाते हैं, चलो आओ आओ मुन्ना। देखो यही है सोलर पैनल, यही बिजली बनाता है और पंप को चलाता है। ठीक है, चलो नीचे और दिखलाते हैं। चलो आओ मुन्ना, इधर आओ। ये देखो सोलर पैनल से इसमें आया बिजली। ठीक है, इसको स्टार्ट किए और सोलर पंप चालू। समझ गया? अब चलो आगे। देखो ये कुएं में लगा है सोलर पंप। ठीक है, और आगे दिखलाते हैं। ये है फर्टिलाइजर टैंक। ठीक है, इसमें खाद डाल देने से खेत में बराबर बराबर खाद मिलता है। समझा? आगे आओ। और ये देखो खेतों तक पहुंच गया पानी। हाँ? आओ। अच्छा भैया, हमको मिलेगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा, देश के सभी किसानों को मिलेगा। हैं? चलो आओ। ये लीजिए चाचा, अपने खेत का है। पर मिलेगा कैसे?
सोलर सिस्टम के कुल लागत का 10% दे करके आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत 500 किलोवाट से 2 मेगावाट की क्षमता तक सौर ऊर्जा पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, किसान आत्मनिर्भर बने, अपनी आय को दुगना करे, सरकार का यही उद्देश्य है। और पर्यावरण भी दूषित ना हो और अधिक बिजली उत्पाद हो तो उसे बेचकर आय भी हो जाए। पर कैसे मिलेगा, कहाँ जाना होगा? इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए www.pmkusum.mnre.gov.in पर जाएं या फिर अपने जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें। समझे चाचा? हाँ समझे। बिजली, पेट्रोल, डीजल से मिलेगी मुक्ति। सोलर पंप किसानों को देगी शक्ति। तो किसान भाई बहन, विराम के बाद रौरमन के बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी हम लेकर आई रौरमन ले बहुत सुंदर जानकारी है नहीं? तो जानकारी की गेहूं फसल में सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन। अब रौरमन सिंचाई तो करी ला, अब एकर में उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानना बहुत जरूरी है नहीं? तो चलो रौरमन के सीधे फीचर कर माध्यम से एक जानकारी के बेस से दिवाए देवा थी। अभी गेहूं की खेती का समय है। इस समय किसान गेहूं की खेती और उससे किस तरीके से ज़्यादा मुनाफादायक बनाया जा सके, इसके लिए प्रयास करते हैं। गेहूं की खेती के लिए सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन बहुत खास माना जाता है। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. द्विवेदी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गेहूं फसल में सिंचाई एवं उर्वरक का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए ताकि गेहूं की जो फसल है वो हमारे किसान भाइयों को बेहतर ढंग से प्राप्त हो पाए। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर गेहूं में सिंचाई एवं उर्वरक के प्रबंधन की बात हो तो अभी क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी? नमस्कार किसान भाई बहन मन, अभी आप लोग गेहूं लगा चुके हैं। कोई किसान भाई ऐसा होगा कि सिंचाई करके लगाते होंगे, कोई होगा कि सिंचाई करके लेकिन पहले लगाते होंगे, कोई देर से लगाते होंगे, कोई होगा कि जिनके पास सिंचाई की साधन नहीं होगी या ऐसे प्लॉट होंगे जहाँ पर सिंचाई साधन नहीं, वहाँ भी लगाते होंगे। तो ये 3 तरह के गेहूँ की खेती आप लोग करते हैं और तीनों में सिंचाई हो चाहे उर्वरक प्रबंधन, तीनों का तकनीक अलग अलग होगा। आप हमारे पीछे में गेहूं का प्लॉट्स भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ साल पहले करीब 30 साल हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट चला उर्वरक पर ही, जिसमें कि कुछ प्लॉट्स ऐसे थे जिसमें केवल यूरिया दिया गया, कुछ प्लॉट्स ऐसे थे जिनमें कि कोई खाद नहीं दिया गया, किसी में था कि यूरिया के साथ में डीएपी, यूरिया के साथ में डीएपी भी दिया गया और साथ ही साथ म्यूरेट ऑफ पोटास भी दिया गया। अब इस तीनों में क्या अंतर है, इसी पर आप थोड़ा सा नज़रिया सोचने का आपका उर्वरक के संबंध में बदलेगा, इसी के लिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर। यानी सर इसमें एक चीज़ मेरे को समझ में आ रही है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ अनुसंधान की भी बात रही। जी, अनुसंधान की बात रही। 30 साल चला था ये एक्सपेरिमेंट हमारे ये इन्हीं पीछे के प्लॉट्स में, तो जिसमें कोई खाद नहीं पड़ा था 30 साल तक लगातार। उसमें क्या था, जो किसान भाई जो खेती करने का अपने यहाँ जो सिस्टम है कि बरसात हम लोग मकई लगाते हैं टाण में, गर्मी के ये जाड़ा में हम लोग गेहूं लगाते हैं और गर्मी में खुला छोड़ते, वही सिस्टम पर ये खेती की जा रही थी 30 साल तक। जब 26वें 27वें साल का मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण कि जिस प्लॉट में कोई खाद नहीं डाला गया उसमें जो गेहूँ उपजा उसके बीज ऐसे थे कि जिनसे फिर आगे बीज के रूप में उसका उपयोग हो सकता था, खाने में उनका उपयोग हो सकता था, भले थोड़ा सा दाने छोटे थे लेकिन था। लेकिन जिसमें यूरिया केवल डाला गया था उसमें सारे के सारे पौधे करीब 4 इंच से ज़्यादा बढ़े नहीं, पत्तियां या डंठल सारा का सारा गुलाबी और लाल रंग का। जानकार कहते हैं कि बुआई करने के बाद फसल में सिंचाई की जरूरत पड़ती है क्योंकि अच्छी पैदावार के लिए सिंचाई बेहद जरूरी है। ऐसे में हर किसान को यह मालूम होना चाहिए कि सिंचाई कब करें और कितनी बार करें। जिनमें कि डीएपी और पोटास भी डाला गया, म्यूरेट ऑफ पोटास, वो प्लॉट्स में जो जिसमें कोई खाद नहीं डाला गया था उससे अच्छे दाने हुए। तो इससे आपको अब आप समझिए किसान भाई की जो किसान भाई केवल यूरिया
या यूरिया में जो नेत्रजन होता है उसके दूसरे सोर्स भी अगर उपयोग करते हो खाद के रूप में, केवल इसी का उपयोग करते हो केवल नेत्रजन का, तो क्या आपका खेत पर प्रभाव पड़ेगा दूरगामी। क्योंकि देखिए यहाँ पर नियंत्रित रूप से की जा रही थी कि वो और कुछ डालना ही नहीं है, नहीं डालना है तो नहीं डालना, लेकिन आप लोग कभी डालते कभी नहीं डालते, इसलिए आपका हो सकता है 26 साल 27 साल 30 साल में ऐसा रिजल्ट ना आए, आपके यहाँ हो सकता है 60 साल में। लेकिन आपके यहाँ भी अगर इस तरह से केवल एक खाद उपयोग कीजिएगा तो आपके यहाँ भी ये नज़ारा रहेगा। अब इसी पर हम लोग आते हैं कि कितना खाद हम लोग डालें। तो अगर सिंचित में खेत में आप खेती किए हैं तो उसमें आपने म्यूरेट ऑफ पोटास और स्फूर का पूरा मात्रा आप डाल दिए होंगे, जो नेत्रजन होगा उसका 1/3 डाल दिए होंगे। अब जो नेत्रजन डालना है आपको 50-50 किलो नेत्रजन और 2 बार डालना है आपको, एक प्रथम सिंचाई पर एक द्वितीय सिंचाई पर, जो करीब 20 से 25 दिन का अंतराल पर दिन आता है। मतलब पहला बार डालेंगे प्रथम सिंचाई के 20-25 दिन के आसपास में, दूसरा 40 से 45 दिन, ये दोनों में 50-50 किलो नेत्रजन लेंगे। इसके लिए यूरिया कितना डालना होगा, तो यूरिया आपको करीब 110 किलो, ये प्रति हेक्टेयर की बात हम कर रहे हैं, एकड़ या कट्ठा वगैरह मत समझिएगा, ये प्रति हेक्टेयर आपको 110 किलो डालना होगा। हेक्टेयर मतलब कि 2.5 एकड़। यही अगर आप देर से अगर गेहूं की खेती की होंगे तो उसमें आपको 40-40 किलो यही 2 समय में देना है। 40 नाइट्रोजन, तो 40-40 किलो नाइट्रोजन के लिए आपको करीब 90 किलो यूरिया अपने खेतों में प्रति हेक्टेयर डालना होगा। तीसरा कंडीशन आता है कि जो कि असिंचित खेत में आप खेती किए हों तो वहाँ पर अब आपको चूँकि सिंचाई तो करना है नहीं, सिंचाई का आपके पास साधन नहीं है, तो अब कोई भी रासायनिक खाद आप अपने खेतों में आप लोग मत डालिए। इवन कि कुछ किसान भाई जो हैं वो नाइट्रोजन बाद में करीब 25-30 दिन का जब गेहूं का पौधा होता है तो उसमें वो यूरिया को घोल का छिड़काव करते हैं 2% तक का। सबसे बेहतर तक आपके पास सब कुछ साधन है तो सिंचाई वाला और टाइम पर आप जो गेहूं लगाए होंगे नवंबर के महीने में वो सबसे बेस्ट है। लेकिन सभी कोई का खेत, धान का खेत में भी लोग गेहूँ की खेती करते हैं तो कटते कटते दिसंबर का प्रथम पाली आ जाता है, तो उस समय भी वो गेहूँ की खेती करते हैं जो कि देर हो गया रहता है। तो उसके लिए 2 कंडीशन आपको, सिंचाई अगर आधारित की गेहूं की खेती है, खेती के मुताबिक जो तकनीक हो उसको अपनाएंगे। दूसरे का लाल लीलार देकर अपना कपार नहीं फोड़ना है किसान भाई। गेहूं में तीसरी सिंचाई 55 से 60 दिनों के बाद करनी चाहिए, वहीं चौथी सिंचाई 75 से 80 दिनों में करनी चाहिए। जानकार ये भी कहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो एक और सिंचाई यानी अंतिम सिंचाई 110 दिनों के बाद कर देनी चाहिए। सर, जो आपने विभिन्न परिस्थितियों का जिक्र किया है जी, तो मैं अपने किसान भाइयों के लिए जानना चाहूँगा कि कौन सा तकनीक बेहतर होगा, और अगर सिंचाई की बात हो तो अभी जो सिंचाई होगी वो किन किन अवस्था में होगी। देखिए झारखंड ये हमारा राज्य है, इसमें सिंचाई निर्भर करता है आपके पास पानी कितना है। ऐसे तो गेहूं के खेती के लिए हमारे राज्य के लिए अनुशंसा की जाती है कि 6 बार आपको सिंचाई देना चाहिए, लेकिन सभी किसान भाइयों के पास में इतना पानी हो ही कोई ज़रूरी नहीं है। हम तो अगर आपके पास सिंचाई का कितना बार के लिए पानी उपलब्ध है उसकी जिक्र करते हुए हम आपको बताते हैं। अगर आपको एक बार ही सिंचाई करने का साधन उपलब्ध है, बुआई कर चुके एक ही बार पानी आपको देने की क्षमता है, वैसे परिस्थिति में आप जो क्राउन रूट जो निकलता है, जड़ जो निकलता है पहला बार झखड़ा जड़, वो उससे लेकर के और जो कल्ला जो फूटता है उसके बीच का जो समय है करीब 30 दिन के आसपास में, उस समय आप एक सिंचाई वाले सिंचाई करें। अगर एक बार ही सिंचाई करने की साधन है तो। अगर 2 बार सिंचाई करने का साधन है तो प्रथम आप जो झखड़ा जड़ निकलता है, क्राउन रूट निकलता है, उस समय दीजिए, और एक फिर बाली जब फूटता है करीब 45-50 दिन के आसपास में, उस समय आप दीजिए, अगर 2 बार सिंचाई का साधन है तो। अगर 3 बार सिंचाई का साधन आपके पास है किसान भाइयों, तो आप एक बार दीजिए झखड़ा जड़ निकलने के समय में, एक बार दिए जब उसमें से कल्ले निकलते हैं उस समय, और एक बार दिए जब बाली निकलते हैं उसमें। ये 3 बार अगर सिंचाई का साधन उपलब्ध है तो। अगर 4 बार उपलब्ध है तो ऐसी परिस्थिति में आप जिस समय आपके पास में क्राउन रूट निकलता है, झखड़ा जड़ निकलता है, उसमें फिर आप दीजिए जब बाली निकलता है उसमें, फिर जब दाना भराने लगता है उस समय, और जो जिसमें ये कल्ले फूटते हैं उसमें अगर 4 बार साधन है पानी का देने का आपके पास में, तो ये 4 बार दीजिए। 5 बार देना है तो इसमें एक बार और जोड़ लीजिए कि जब
गांठ बनती है, गेहूं के पौधा देखिएगा कि गांठ जो बनती है करीब करीब वो 40-45 दिन के आसपास गांठ बढ़ती है, तो गांठ के समय एक बार आपको देना होगा। बाली निकलता है 50 दिन के आसपास, उसमें देना पड़ेगा। ये 5 बार, अगर 6 बार देना है तो आप झखड़ा जड़ निकलता है उस समय दीजिए, दूसरा बार जब उसमें से कल्ले निकलते हैं उस समय दीजिए, जब गांठ बनता है उस समय दीजिए, जब आपको बाली निकलता है तब दीजिए, जब दाना भरने लगता है उस समय दीजिए, और एक बार जब दाना पुष्ट होता है तो अगर 6 बार का आपके पास साधन है तो ये 6 बार देना होगा। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस प्रकार से गेहूं में सिंचाई एवं उर्वरक का प्रबंधन अगर समय के अनुसार करते हैं, और जैसा कि सर ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि इन्होंने जो अनुसंधान किया है उसमें ये देखा गया है कि अलग अलग परिस्थितियों में भी जिस प्रकार से उर्वरक या सिंचाई का व्यवस्था किया जाए तो गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी होती है। तो निश्चित रूप से सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार। तो देखो इकर जानकारी कैसे लगलक बेस है नहीं, तो किसान भाई बहन मन अब रौरे मन के इंतजार है कि दूसर जानकारी का मिली है नहीं। तो दूसर जानकारी है यह बहुत सुंदर है और एकदम नवा जानकारी है नहीं। ये जानकारी है कि बैकयार्ड विधि से मुर्गी पालन की वैज्ञानिक तरीका। अब देखो बैकयार्ड विधि से मुर्गी पालन का वैज्ञानिक तरीका का है भाई। अब रौरे में तो मुर्गी पालन करीला, लेकिन ये बैकयार्ड का होएला है नहीं, तो इके हम बताए देवा थी। बहुत किसान भाई बहन जाने ला, जो नहीं जाना था उके बताना जरूरी है। बैकयार्ड तरीका है कि देखो रौरे के घर कर पिछवाड़ी में या आंगन में कोई जगह बाचल है, उकर में छोटा सा फार्म हाउस बनाए के उकर में मुर्गी पालन कर सकीला। तो छोटा सा कहे के मतलब 20 मुर्गी हो गलक, 50 मुर्गी हो गलक, इकर पालन करके और रौरे मन अपन आमदनी के बढ़ा सकीला है नहीं। और विशेष अगर जानकारी चाहिए तो चलू हमरे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकरे से जानकारी दिवाए देवा थी। जोहार, मैं सचिन कुमार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कृषि विश्वविद्यालय वेटनरी कॉलेज में। हमारे साथ पशु विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार जी उपस्थित है, जिनसे हम जानेंगे बैकयार्ड विधि से वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार मुर्गी पालन करें। आइए, हमारे साथ पशु विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार जी उपस्थित हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। हमारे किसान भाई आपसे ये जानना चाहते हैं बैकयार्ड विधि से हम जो वैज्ञानिक तरीके हैं मुर्गी पालन के किस प्रकार करें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। ग्रामीण परिवेश में जो झारखंड में हम देखते हैं कि ज़्यादातर घरों में मुर्गी पालन किया जाता है, और मुर्गी पालन का जो तरीका है हम 2-3 तरीके से मुर्गी पालन करते हैं। एक हो गया कि डीप लीटर सिस्टम जो बिछावन विधि कहते हैं, दूसरा हो गया कि केज सिस्टम जिसमें पिंजड़े बना कर मुर्गियों को रखते हैं, और तीसरी विधि हो गया बैकयार्ड मुर्गी पालन जिसको हम लोग आंगन विधि भी कहते हैं। और ये बैकयार्ड मुर्गी पालन ग्रामीण परिवेश में काफ़ी प्रचलित है और ज़्यादातर किसान इसमें बैकयार्ड मुर्गी पालन से मुर्गी पालन करते हैं। और ये बैकयार्ड मुर्गी पालन से सबसे जो फ़ायदेमंद चीज़ है कि इसमें उत्पादन खर्च कम होता है, मुर्गियों का स्वास्थ्य अच्छा होता है और मुर्गियां जल्दी तैयार होती है। और मुर्गियां में खास करके देखा जाता है कि बैकयार्ड पद्धति से जो मुर्गी पालन करते हैं उसके मांस का टेस्ट, अंडे का जो गुणवत्ता होता है जो फार्म वाली मुर्गियों से बेहतर होता है और इसकी मांग भी बाज़ार में बहुत अधिक है। बैकयार्ड मुर्गी की जब बात करते हैं तो ज़्यादातर किसान जो देसी नस्ल की जो मुर्गियां होती है उसी का पालन करते हैं। और ये देसी नस्ल की मुर्गियां हम ग्रामीण परिवेश में देखते हैं कि हर घर में 8, 10, 15, 20, 25 या 50 मुर्गियां हमारे किसानों के बीच होते हैं जो बैकयार्ड पद्धति से रखते हैं। बैकयार्ड पद्धति को आंगन विधि कहते हैं क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादातर इस मुर्गियों को आंगन में रखते हैं। दिन भर मुर्गियां आंगन में ही रहती है, चरती है, खाती है, कीड़े मकोड़े, पत्ते, थोड़े दाना ये सब खाती है, और शाम में उसको हम लोग बंद कर देते हैं घर में कि जो है जो प्रतिकूल वातावरण है उसका प्रभाव नहीं पड़े। तो बैकयार्ड पद्धति से जो मुर्गी पालन करते हैं इसमें सबसे पहले जो वैज्ञानिक तरीके से पालन करने की ज़रूरत होती है ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो वैज्ञानिक तरीके से मुर्गी पालन में 2-3 चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला चीज़ है कि कौन सा नस्ल का पालन करें, दूसरा चीज़ है कि आवास व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था और टीकाकरण।
तो इन सब चीज़ों का अगर विशेष रूप से ध्यान रखते हैं हमारे किसान भाई, तो उनको निश्चित रूप से अभी जो आमदनी हो रही है उससे कई गुना, 2-3 गुना 4 गुना आमदनी अधिक होगी। तो सर्वप्रथम आता है कि ज़्यादातर किसान अभी भी जानते हैं कि देसी मुर्गी को ही हम लोग आंगन विधि या बैकयार्ड पद्धति से पाल सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक तैयार किया गया नस्ल है जिसका नाम है झारसीम, और ये झारसीम देसी और विदेशी जो नस्लों की मुर्गियाँ हैं उसको मिला करके बनाया गया है। और ये झारसीम नस्ल बैकयार्ड पद्धति के लिए ही बनाया गया है कि आंगन विधि से हमारे किसान भाई इसका पालन करें। अभी जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो देसी मुर्गियां होती है वो ज़्यादातर 25 से 30 अंडे ही देती है साल में, लेकिन जो ये हमारा झारसीम जो नस्ल है और ये जो है लगभग 150 से 160 अंडे का उत्पादन करती है। दूसरी चीज़ है कि जो देसी नस्ल की मुर्गियां हैं वो उसका वजन लगभग आप देखेंगे 6 महीने या 8 महीने में 1 किलो होता है, लेकिन ये हमारा जो झारसीम है लगभग 3 से 3.5 महीने में इनका वजन 1 किलो हो जाता है। तो इन सब बातों को आप देखेंगे जब आप उत्पादन क्षमता और बढ़ने की क्षमता आदि को विचार में रखते हुए यदि इसका हम लोग आकलन करेंगे तो लगभग ये 3 से 4 गुना देसी से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो किसानों को पहला सलाह है कि देसी मुर्गी की जगह झारसीम नस्ल की मुर्गी जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है, इसका पालन करके आप ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो बैकयार्ड पद्धति में जो मुर्गी पालन करते हैं तो अभी किसान जो हैं इसको ज़्यादा संख्या में पालन कर रहे हैं क्योंकि आमदनी अधिक हो रही है। तो मुर्गियां पहले 3-4 रखते थे, तो अभी 25, 30, 50 और 100 मुर्गियां भी बैकयार्ड पद्धति में रखते हैं। तो उसके लिए पहले जो 2-4 मुर्गियां रखते थे तो उसके भोजन के लिए जो आंगन में जो कीड़े मकोड़े, पत्ते और दाना ये सब मिलाकर उनकी पूर्ति हो जाती थी। अभी जो ज़्यादा संख्या में रख रहे हैं तो उन पे आहार पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आहार में जो हम लोग दाना मिश्रण जो बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं या बाहर से भी हम लोग दाना मिश्रण जो मुर्गियों के लिए है उसको भी हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं। सस्ता आवास बनाने के लिए मकई का चोकर, बादाम की खल्ली, मकई का दर्रा, गेहूँ चोकर, बादाम खल्ली, मछली का चूर्ण, खनिज लवण, ये सब मिला करके हम लोग दाना मिश्रण तैयार करते हैं। और ये दाना मिश्रण आप प्रति मुर्गियां जो है 25 से 50 ग्राम के हिसाब से आप अगर देते हैं और साथ ही साथ उसको बैकयार्ड पद्धति में रखते हैं तो अंडा उत्पादन भी अधिक होगा और मुर्गियां बिल्कुल स्वस्थ भी रहेगी और हमारे किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस तरह से जो ज़्यादातर किसान अगर जो बैकयार्ड पद्धति से मुर्गी पालन करते हैं उनमें शिकायत उनको आता था कि अंडा का छिलका बहुत पतला हो गया है, अंडा फूट जाता है। तो इसके लिए इसमें मुख्य रूप से जो जिम्मेवार है इसमें पोषक तत्व की कमी हो रही है ऐसी मुर्गियों में। तो आप इसमें खनिज लवण की मात्रा को मिलाने की ज़रूरत होती है या चूना पत्थर भी हम लोग मिलाते हैं जो कैल्शियम का सोर्स होता है। तो उसके दाने मिश्रण में अगर थोड़ा चूना पत्थर मिला देंगे तो कैल्शियम मिलेगा और जिससे अंडे जो छिलके होते हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाते हैं और अंडा उत्पादन भी बढ़ जाता है। तो देखो आज ये 2 जानकारी मिलक बेस जानकारी है नहीं, तो कहे कर मतलब किसान भाई बहन मन कि अगर ऐसा जानकारी रूटीन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के तो लिखवाना जरूरी है नहीं, तो रोन पता के लिखूँ हम लिखवाए देवा थी। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांतू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रोरेमन मनोज वर्मा के इजाज़त दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।